Today we will discuss about waveform capnography in intubated patients. ये जो मॉनिटर में दिख रहा है जो EtCO2 लिखा हुआ दैट इज कैप्नोग्राफी. वेवफॉर्म मतलब कि ऑब्वियसली वेवफॉर्म आएगा तो इट बिकम्स वेवफॉर्म कैप्नोग्राफी. सो इट इज़ एन एसेंशियल मॉनिटरिंग. उसमें हम क्या करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो CO2 प्रोड्यूस होता है जो कि वेंटिलेटरी ट्यूबिंग में आता है, सर्किट में आता है, उसको हम मेजर करते हैं एंड इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग. और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इवन ICU मॉनिटरिंग. It helps prevent life-threatening events by providing real-time data about metabolism, circulation, and respiratory function. तो आगे हम देखेंगे कि how EtCO2 gets affected with metabolism, with change in circulation, and with change in respiration. The monitoring technique uses infrared spectroscopy. That is the principle. जो कि CO2 concentration को infrared spectroscopy के साथ वो it detects and gives us a number which is known as capnometry. और जो waveform है that is known as capnography. ठीक है. ये कैसे काम करता है? तो as we discussed, infrared spectroscopy is the principle. It is the most common method used. It uses CO2's absorption of infrared light at 4.3 mm wavelength और उसके हिसाब से वो अपने को नंबर देता है. इसके दो टाइप होते हैं, मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफ एंड साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफ. मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफ में क्या होता है कि जो एयरवे के सर्किट में डायरेक्टली सेंसर प्लेस्ड होता है और वहाँ से डायरेक्टली आपको वैल्यू दिखती है. इट इज़ हैवियर. जो सर्किट ET ट्यूब और वेंटिलेटरी सर्किट के बीच में अगर वो एक कनेक्शन लगाते हैं तो इट मेक्स द सर्किट हैवियर. ट्यूब पुल होने का चांस रहता है और कुछ भी सिक्रीशन या कुछ है तो डायरेक्टली वो उसमें जाके उसको अफेक्ट कर सकते हैं. दूसरा होता है साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफ जिसमें हम वेंटिलेटरी सर्किट या ET ट्यूब के पास एक छोटा सा ट्यूब लगाते हैं. वो ट्यूब जाके मॉनिटर में कनेक्ट होता है और मॉनिटर में हम वो जो सेंस करने का जो काम है वो मॉनिटर के लेवल पे होता है. ठीक है. इट इज़ लाइटर बट हैज़ मेजरमेंट डिले क्योंकि पूरी वो पतली सी ट्यूब में इट इज़ 1.8 मीटर लेंथ ट्यूब, तो पूरी ट्यूब में से होके वो जाए उतना टाइम. सो अ फ्यू सेकंड्स ऑफ डिले टू गिव यू द वैल्यू. सो जो यूज़ करते हैं वो साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफ है. ये पेशेंट के ET ट्यूब और सर्किट के बीच में लगाया है एल्बो के थ्रू और जाके ये मशीन में जाके ऐसे कनेक्ट होता है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन यूजिंग. टाइप्स ऑफ कैप्नोग्राम डिस्प्लेज. तो एक होता है टाइम कैप्नोग्राम जो मोस्ट कॉमन है जो हम भी यूज़ करते हैं. उसमें आता है कि CO2 का प्लॉट अगेंस्ट टाइम. ये एक X एक्सिस पे टाइम होता है, Y एक्सिस पे CO2 होता है जैसे फिगर में भी दिख रहा है. ठीक है. इट शोज बोथ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फेजेस एंड इट इजीली डिस्प्लेस. इसी के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसके अलग अलग शेप्स और उस पर क्या होता है. दूसरा होता है वॉल्यूम कैप्नोग्राम जिसमें CO2 इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट एक्सपायर्ड वॉल्यूम. So it shows only expiratory segment and it is more precise for calculating dead space and alveolar ventilation. But ये हम use नहीं करते. So we will not discuss much about this. Why to use capnography? First of all, failure to use waveform capnography contributed to 70% or more of ICU related airway deaths. मतलब कि कैप्नोग्राफी नहीं यूज़ करने से the mortality was more than 70%. कभी कभी जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब एंड देर आर अदर रीजन्स ऑल्सो विच वी विल डिस्कस. नाउ सिंस मैनी ईयर्स इट हैज़ बिकम स्टैंडर्ड ऑफ केयर कि अगर आपने कैप्नोग्राफी नहीं यूज़ किया और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यू कैन बी आस्क्ड कि वाई यू डिड नॉट यूज़ कैप्नोग्राफी बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड. यू शुड हैव यूज्ड इट. तो वो हमें यूज़ करना है वेन एवर नेसेसरी, स्पेशली फॉर एनेस्थेसिया. और ICU में उसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे. It is a versatile tool. It provides information on ventilation, circulation and metabolism. अभी EtCO2 क्या है? EtCO2 is end-tidal CO2. EtCO2 is the partial pressure of CO2 in gas expired at the end of exhalation. ठीक है. जब एक्सेल होती है गैस उसमें कितना CO2 का पार्शियल प्रेशर है, दैट इज EtCO2. बोथ द न्यूमरिक वैल्यू एंड द शेप ऑफ वेवफॉर्म आर बोथ इम्पॉर्टेंट. उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए. डेड स्पेस क्या होता है? डेड स्पेस इज द स्पेस इन द एयरवे विच डज नॉट टेक पार्ट इन गैस एक्सचेंज. है ना. तो जो नॉर्मली ब्रीदिंग पेशेंट है उसमें एल्वियोलाई टेक पार्ट. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वहाँ से लेके नोज तक इट इज़ डेड स्पेस.
ओनली एल्वियोलाई पार्टिसिपेट इन द गैस एक्सचेंज. सो नॉर्मल पेशेंट में डेड स्पेस इज 2 ml पर kg. तो 60-70 किलो के पेशेंट में डेड स्पेस इज 140-150 ml. दैट इज नॉर्मल. इंट्यूबेटेड पेशेंट्स है उसमें आपका अलॉन्ग विद द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेके टिप ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब तक प्लस पूरा एंडोट्रेकियल ट्यूब और सर्किट, दैट ऑल becomes part of the airway but it does not take part in gas exchange. तो वो सब कुछ डेड स्पेस माना जाएगा, है ना. तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस इज ट्रेकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई दैट डोंट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज. इंस्ट्रूमेंट डेड स्पेस होता है कि ट्यूबिंग बिटवीन पेशेंट्स एयरवे एंड फ्रेश गैस इंसफलेशन साइट. फ्रेश गैस इंसफलेशन साइट कहाँ होता है? वेंटिलेटर में, जहाँ पे आप ट्यूब कनेक्ट करते हो, जो इंस्पिरेटरी पोर्ट है, वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है, तो वहाँ से लेके और ट्यूबिंग तक, एंड ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब तक, है ना. और एल्वियोलर डेड स्पेस भी होता है कि एल्वियोलाई की जो वेंटिलेट तो हो रहे हैं पर वहाँ पे फॉर सम रीज़न ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, तो ब्लड ही नहीं पहुँच रहा है तो गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है. हाँ, तो ऐसे एल्वियोलाई कि जो काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डेड स्पेस. सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेड स्पेस. इसमें फिगर में यू कैन सी ऑल्सो. ठीक है. अब EtCO2 और PaCO2 का क्या रिलेशन होता है? सो जो एल्वियोलाई में जो CO2 होता है एट द टाइम ऑफ गैस एक्सेलेशन, दैट CO2 इज इक्वल टू आर्टेरियल CO2. जितना आर्टरी में है उतना का उतना ही निकलता है बाहर, क्योंकि बाहर जो आप इनहेल कर रहे हो उसमें तो CO2 लेवल इज हार्डली नेग्लिजिबल इन द रूम एयर, और जो आप एक्सेल कर रहे हो उसमें आर्टरी में नॉर्मल 40 होता है PCO2, तो आप 40 जितना ही एक्सेल करते हो, क्योंकि वो ग्रेडियंट के हिसाब से उतना एक्सेल हो जाता है गैस एक्सचेंज में. हाउएवर व्हेन दैट गैस इज एक्सेल फर्दर, उसमें जो शुरुआत का पार्ट आपका था जो डेड स्पेस वाला, वो डेड स्पेस एयर मिक्स हो जाती है. इसलिए आर्टेरियल CO2 से EtCO2 थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसमें डेड स्पेस वाली एयर भी मिक्स होती है विच डज नॉट हैव CO2, इसलिए वो डाइल्यूट हो जाता है थोड़ा सा. ठीक है. तो एज गैस फ्लोज आउट इट इज डाइल्यूटेड बाय डेड स्पेस गैस विथ लोअर CO2 and end result is EtCO2 is lower than arterial CO2 tension at the endotracheal tube. So it is clear कि प्रिंसिपल्स ऑफ EtCO2 क्या है कि भाई PaCO2 हमेशा EtCO2 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो हमने रीज़न डिस्कस किया. गैप रिफ्लेक्ट्स डेड स्पेस, कि जो टाइनी डिफरेंस बिटवीन PaCO2 एंड EtCO2 इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ डेड स्पेस. अगर डेड स्पेस बढ़ जाती है फॉर एनी रीज़न, आपने बहुत लंबी सर्किट लगा दी, अपने पेशेंट को MRI में ले जा रहे हो और आप बाहर खड़े रह के वेंटिलेट कर रहे हो विथ अ वेरी लॉन्ग सर्किट, या ऐसा कुछ रीज़न है, या पेशेंट को समझो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कुछ पार्ट ऑफ द लंग में ब्लड पहुँचेगा ही नहीं पर वो वेंटिलेट तो हो रहा है, तो एक तरह से वो डेड स्पेस है. So in that case also the dead space will increase and the gap between PaCO2 and EtCO2 will increase. तो जो पेशेंट ICU में आते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है लंग्स में, जो वेंटिलेटर पे होते हैं, तो द रिलेशनशिप ऑफ नॉर्मल रिलेशनशिप इज जनरली नॉट मेंटेन्ड, है ना. फिर EtCO2 और कार्डियक आउटपुट, कि जब हार्ट पंप कर रहा है और कुछ ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जो कि आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसमें से जाके एल्वियोलाई तक जाके फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट हार्ट, इस तरह से जो सर्कुलेट हो रहा है, अगर कार्डियक आउटपुट स्टेबल है तो EtCO2 भी स्टेबल रहेगा. अगर कार्डियक आउटपुट एक्यूटली ड्रॉप होता है तो EtCO2 भी ड्रॉप होगा, बिकॉज लेस ब्लड इज रीचिंग योर एल्वियोलाई, है ना. EtCO2 एंड मेटाबॉलिज्म, कि अगर CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है फॉर एनी रीजन लाइक सेप्सिस या हाइपरथर्मिया या फीवर, देन ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी बढ़ती है और CO2 प्रोड्यूस होता है. सो हाई एंड टाइडल CO2 इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है. अचानक से अगर CO2 वेरिएशन होता है तो ये हमको सेप्टिक शॉक में या माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में या सर्स रिस्पॉन्स जो होता है उसमें वी कैन सी फ्लक्चुएशंस इन द EtCO2 वैल्यूज. एक्यूरेसी ऑफ EtCO2 इन प्रेडिक्टिंग PaCO2, कि आपको EtCO2 देख के आप बता सकते हो कि PaCO2 कितना होगा, तो उसके लिए नॉर्मल डिफरेंस इज 3 to 5 इन नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स. अपने पेशेंट सारे एबनॉर्मल होते हैं तो अपना गैप ज़्यादा होता है. ठीक है. इन लंग डिसीज द एक्यूरेट प्रेडिक्शन इज लेस एक्यूरेट एंड गैप मे बी लार्जर. वेंटिलेटर चेंजेस से भी डेड स्पेस चेंज होगी तो EtCO2 और PaCO2 का गैप चेंज हो सकता है.
टारगेट PaCO2 कितना होना चाहिए, तो अपना फोकस होता है कि पीएच को नॉर्मल रखना इन एनी केस, या ARDS है तो थोड़ा परमिसिव हाइपरकेपनिया, तो पीएच इज द मेन गोल, EtCO2 इज नॉट द मेन गोल। एक बार आप ABG करेंगे, वेंटिलेटर पे लेंगे पेशेंट, समझो वेंटिलेटर पे लेने के बाद एक आध घंटे में ABG रिपीट करेंगे, उसके साथ आप EtCO2 भी लगाया हुआ है आपने, तो वो PCO2 और EtCO2 का रिलेशन आपको पता चल जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। उसके बाद यू कैन रफली प्रोजेक्ट इट कि समझो उसका गैप 5 या 10 का है और आपका EtCO2 तभी नॉर्मल पीएच के लिए आपका EtCO2 से 35 था, तो यू विल कंटिन्यू टू मेंटेन इट एट 35 और उस हिसाब से आप वेंटिलेटरी सेटिंग्स को टाइट्रेट करेंगे। और ARDS में हम परमिसिव हाइपरकेपनिया करते हैं तो वी एक्सेप्ट हायर CO2 एंड एक्सेप्ट पीएच ऑफ 7.25 या ऐसा कुछ, ठीक है। EtCO2 वेव फॉर्म है ना, तो पहला एप्लीकेशन होता है कि कंफर्मिंग द एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड अगर इसोफेगस में है और कुछ गैस फॉर्मिंग कुछ ऐसा कार्बोनेटेड ड्रिंक लिया या कुछ लिया तो कभी कभी उसमें भी EtCO2 बढ़ा हुआ आता है, बट द की इज़ टू गिव सम ब्रेथ्स और वो कंटिन्यूसली उसी लेवल पे रहना चाहिए। अगर कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक या ऐसा है तो वो 2-4 ब्रेथ में इट विल कम डाउन एंड बिकम ज़ीरो। सो इफ for a few seconds if it shows the same sustained level of CO2, then we can say that the tube is in the right place, है ना। एंड देन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से आपको ट्रेकिया की पोजीशन ट्रेकिया में है वो थ्रू आउट आपको दिखता रहता है। सो इफ़ यू हैव मोर EtCO2, आइडियली आई वुड वांट EtCO2 ऑन ऑल माई इंट्यूबेटेड पेशेंट्स, बट अपने पास जितने EtCO2s है वो हम उसको एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा होते तो हम सब पे लगाते। कार्डियक अरेस्ट में EtCO2 का क्या रोल है, तो जो आप लोग कोड ब्लू वगैरह में जाते हो तो पोर्टेबल EtCO2 भी आता है, विच डज नॉट गिव अ ग्राफ, इट ओनली गिव्स अ वैल्यू, बट इट इज़ स्टिल हेल्पफुल बिकॉज एक तो ट्यूब प्लेसमेंट, कि आपने CPR देते देते जब ट्यूब डाली तो दिस सर्कमस्टांसिस आर सब ऑप्टिमल, उसमें आप चालू CPR में ट्यूब डाल रहे हो तो देर आर हाई चांसेस दैट इट विल गो इन रॉन्ग पैसेज, एस्पिरेट हुआ होगा, ब्लीडिंग हो रहा होगा, पेशेंट एकदम रिलैक्स नहीं भी होगा, तो इन दैट केस इट कन्फर्म्स द पोजिशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। दूसरा कि जब CPR इज ऑन गोइंग देर आर 2 इंडिकेटर्स टू इंडिकेट गुड क्वालिटी CPR, एक होता है EtCO2 ऑफ मोर देन 20, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मोर देन 10। इफ़ यू हैव आर्टेरियल लाइन इन प्लेस एंड योर डायस्टोलिक इज मोर देन 10, देन दैट इंडिकेट्स गुड क्वालिटी ऑनगोइंग CPR, कि आपका इफेक्टिव कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। और EtCO2 20 से ज़्यादा क्यों होगा, if you are able to generate good cardiac output with your CPR, then only adequate blood will reach alveoli and then only EtCO2 level will be achieved, and more than 20 indicates reasonable or good quality CPR। दूसरा होता है प्रोग्नोसिस, कि अगर आपका 20 मिनट के CPR के बाद भी EtCO2 20 से कम ही है तो दैट इंडिकेट्स कि 20 मिनट से ज़्यादा टाइम तक भी आप अच्छा कार्डियक आउटपुट नहीं जनरेट कर पाए in an indirect way, so that indicates poor prognosis of further, अगर ये पेशेंट सर्वाइव हो जाता है तो भी दिस पेशेंट इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी। तो अगर आप ऐसे इफ़ यू आर टायर्ड एंड CPR इज गोइंग ऑन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड देर इज नो रिस्पॉन्स एंड डायस्टोलिक इज लो एंड EtCO2 इज लो, यू कैन इवन स्टॉप द CPR आफ्टर एडिक्वेट टाइम, 20 या 30 मिनट के बाद यू कैन स्टॉप इफ यू आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड वैल्यूज।
दूसरा होता है कि व्हेन CPR इज ऑन गोइंग एंड EtCO2 लगा हुआ है एंड सडनली देयर इज अ शार्प स्पाइक ऑफ राइज इन द EtCO2, दैट इंडिकेट्स स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC. कि नॉर्मली बेस्ट CPR ऑल्सो जनरेट्स ओनली 1/3 ऑफ कार्डियक आउटपुट, इसीलिए 20 का वो 20 से ऊपर है तो आप अच्छा मानते हो. अगर फुल कार्डियक आउटपुट जनरेट हो गया तो ऑब्वियसली वो एकदम से बढ़ जाएगा. तो दैट इंडिकेट्स कि आप हर 2-2 मिनट में पल्स चेक कर रहे हो CPR के बीच में, बट वाइल CPR इज ऑन गोइंग और अचानक से वो राइज होता है, उसमें आपको दिख रहा है ब्रेथ्स तो आप 10 to 12 ब्रेथ्स इन अ मिनट दे रहे हो, तो इफ इट शोज शार्प स्पाइक इट इंडिकेट्स ROSC. दूसरा कि इनिशियल वेंटिलेटर सेटिंग्स में भी EtCO2 इज हेल्पफुल. So first we assess patients, their neurological status and baseline bicarbonate. We set EtCO2 target based on the ABG. कि ABG में PCO2 कितना था, EtCO2 कितना आया और अपने को कितना नॉर्मल pH मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए CO2, उस हिसाब से हम टारगेट रखते हैं. एंड देन वी टाइट्रेट द वेंटिलेटरी सेटिंग्स टू अचीव द टारगेट EtCO2 and verify pH is in the safe range after some time when the patient is being ventilated for the first time. 2 या 4 घंटे बाद हम ABG रिपीट करके देखते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट pH is maintained in a proper range. ओवर टाइम क्या होता है कि भाई देर इज आइदर EtCO2 ओनली स्ट्रेटेजी जो कि एनेस्थेशिया के लिए सूटेबल है, कि उसमें पेशेंट के लंग्स नॉर्मल है एंड एनेस्थेशिया इज बीइंग गिवन फॉर सम अदर रीजन. तो आपके लंग्स नॉर्मल है तो EtCO2 PaCO2 ऑलमोस्ट सेम होंगे, 3 से 5 का ही डिफरेंस होगा. सो आप कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोसेस यू कैन मॉनिटर EtCO2 एंड एडजस्ट योर सेटिंग्स. अगर आपके लंग्स खराब है तो वो गैप ज़्यादा होगा, तो आपको वो गैप पता रखना है और दिन में 1 या 2 बार आप ABG करो और मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूस EtCO2 देखते ही रहो. तो इट इज़ अ कंबाइंड स्ट्रेटेजी. तो आइदर वे यू कैन यूज इट एज पर योर कंडीशन. दूसरा कि भाई मिनट वेंटिलेशन क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इनहेल्ड पर मिनट नॉर्मली 6 to 8 लीटर होता है. EtCO2 और इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ऑब्वियसली ज़्यादा वेंटिलेट करेगा तो CO2 ज़्यादा वॉश आउट होगा तो EtCO2 कम होगा एंड वाइस वर्सा, है ना. स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल्स जब आप देते हो पेशेंट को, आप T-पीस पे रखते हो एक्सटूबेट करने से पहले, तो उसमें भी अगर हाइपोवेंटिलेट कर रहा है तो EtCO2 बढ़ जाएगा, तो इट विल इंडिकेट फटीग और हाइपोवेंटिलेशन. तो इट विल प्रेडिक्ट उसको, फिर आप ज़्यादा खींचोगे ही नहीं, समझो आधे या 1 घंटे बाद आप ABG करने वाले हो तो उसको यू कैन अबेंडन विदाउट डूइंग ABG, यू कैन अबेंडन दैट ट्रायल, है ना. EtCO2 मोर देन 10 इंडिकेट्स डेवलपिंग हाइपरकैप्निया एंड इट कैन इम्पैक्ट, इट हैज़ टू बी इंटरप्रिटेड केयरफुली, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऑफ ओवर वेंटिलेटेड पेशेंट है, इसका EtCO2 बहुत कम था और नॉर्मल हो रहा है तो दैट इज़ ओके, बट नॉर्मली था और बढ़ रहा है तो दैट इज़ ऑफ कंसर्न, है ना. तो वो अपने को सोच के करना है. नॉर्मली सर बढ़ रहा है मतलब तो क्या कंसर्न होगा? EtCO2 अगर समझो नॉर्मल था, PaCO2 नॉर्मल था, इसीलिए आपने उसको स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल दिया और फिर वो बढ़ने लगा, तो देन इट इज़ ऑफ अ कंसर्न कि ये बढ़ रहा है, मतलब हाइपोवेंटिलेट कर रहा है पेशेंट या फटीग हो रहा है. अगर आप हाइपर वेंटिलेट कर रहे थे और समझो PCO2 25 का ही था, तो वो पेशेंट जब खुद से ब्रीदिंग करेगा तो पेशेंट विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट ऑब्वियसली, तो देन हिज EtCO2 विल कम क्लोज टू 35-40 विच शुड बी नॉर्मल. तो इन दैट केस उसको हम फेलियर नहीं मानेंगे, है ना. तो अगर वो नॉर्मल है और बढ़ रहा है तो देन इट्स अ फेलियर. इफ इट इज लो एंड इट इज गेटिंग करेक्टेड देन इट इज नॉट नेसेसरीली अ फेलियर, so देन वी हैव टू लुक मोर क्लोजली. दूसरा है फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस असेसमेंट, क्योंकि जब आप पैसिव लेग रेजिंग करते हो तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन, पल्स प्रेशर वेरिएशन, ये सब में इंप्रूवमेंट देखते हो या कार्डियक आउटपुट में इंप्रूवमेंट देखते हो. वैसे ही आप EtCO2 में भी इंप्रूवमेंट देख सकते हो कि EtCO2 इंप्रूवमेंट बाय मोर देन 5%, मतलब अगर 40 का है तो 2 से ज़्यादा का राइज, दैट इंडिकेट्स कि कार्डियक आउटपुट बढ़ा, इसीलिए EtCO2 बढ़ा. सो दिस पेशेंट इज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, है ना. तो वो भी एक एप्लीकेशन है. अभी वी विल डिस्कस सम ऑफ द वेव फॉर्म्स. तो ये वेव फॉर्म कैसा दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक अ शार्क फिन, शार्क मछली की जो वो फिन रहती है. सो दिस वेव फॉर्म टिपिकली अपीयर्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे कंडीशन, जिसमें COPD हो गया, एस्थमा हो गया, जिसको ब्रोंकोस्पाज्म है, उसमें आपको ऐसा वेव फॉर्म मिलता है. ये जो वेव फॉर्म्स है इसमें देखो ऊपर वाला है, उसमें EtCO2 40 था, फिर 40 ही रहा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर अगले ब्रेथ में और बढ़ा,
एंड ब्रेथ्स की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है. सो दिस ऊपर वाला है दैट इंडिकेट्स हाइपोवेंटिलेशन, कि ओवर द टाइम EtCO2 बढ़ रहा है और ब्रेथ्स कम होती जा रही है. नीचे वाला है जो है उसमें EtCO2 नॉर्मल था, 2 नॉर्मल ब्रेथ्स आए और अचानक से कम हो गया. तो दिस पेशेंट हैज डेवलप्ड एक्यूट हाइपोटेंशन और कार्डियक अरेस्ट. कि वो आपको ब्लड प्रेशर समझो आपने 20 मिनट पे, 1 घंटे पे, आधे घंटे पे ऐसे रखा है, तो वो तो आपको बाद में दिखेगा, पर अगर ये सडनली ड्रॉप हुआ है तो यू शुड बी अलर्ट इमीडिएटली. इसमें क्या है, वेवफॉर्म ऊपर से तो ठीक लग रहा है, पर नीचे से देखेंगे तो एक तो ये जीरो को टच नहीं कर रहा है. जो पहले वाले थे वो सारे जीरो को टच कर रहे थे, ये जीरो को टच ही नहीं कर रहा है. और जो जीरो से उसका शुरू होने का गैप है वो धीरे धीरे ऊपर आगे जाओ ऐसे बढ़ता जा रहा है. सो दिस इंडिकेट्स CO2 रीब्रीदिंग. और ये भी किस में होगा कि आइदर यू आर वेंटिलेटिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, कि किसी को आप 28, 30, 35 ऐसे रेट से वेंटिलेट कर रहे हो, तो एक्सपिरेशन होने से पहले ही आप नया ब्रेथ दे रहे हो, तो ब्रेथ स्टैकिंग हो रही है एक तरह से. या तो COPD पेशेंट है कि जिसको प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन चाहिए, पर हमारे वेंटिलेटरी सेटिंग्स उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं. I/E रेशियो हम प्रोलॉन्ग रखते हैं ना, वो नहीं हो पा रहा है. तो इन दोज केसेस बेसलाइन विल बी बिकम हायर एंड हायर एंड इट विल नॉट रीच जीरो. तो वी नीड टू रिड्यूस द RR इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस लाइक दिस. ये क्या है, ये जो यहाँ पे दिख रही है ऊपर, दिस इज अ क्यूरारे नॉच. ये बेसिकली इंडिकेट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट, कि जब एक्सपिरेशन चल रहा है तब EtCO2 बढ़ता है. उसमें नॉच दिखी, दैट इज इंस्पिरेटरी एफर्ट मेड बाय पेशेंट्स डायफ्राम. तो अगर पेशेंट पैरालाइज्ड है ड्यूरिंग एनेस्थेसिया ऐसा दिखता है, तो दैट इज एन इंडिकेटर टू गिव मोर मसल रिलैक्सेंट, कि सर्जरी चालू है तो मसल रिलैक्सेंट दो और उसको पैरालाइज रखो. ये दिखे दैट इज अ वार्निंग साइन. ये क्या है, ये हमने डिस्कस किया था. नहीं, ये हाइपोवेंटिलेशन नहीं है. इसमें क्या है कि लो EtCO2 चल रहा था, ये 45 के हिसाब से ये कितना होगा, 10-15 होगा, 15. रिवाइव हो गया तो ये एकदम ROSC हुआ है. CPR चल रहा था, चलते 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 जैसे ही रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हुआ, EtCO2 सडनली बढ़ा. और कितना हुआ, लगभग 70-80 हो गया. क्योंकि वो वैसे ही हम 10 से 12 ब्रेथ्स देते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ हाइपोवेंटिलेशन ओनली. तो EtCO2 शुरुआत में तो ज़्यादा आएगा. So this indicates return of spontaneous circulation. So I hope it is helpful to know and learn about various waveforms and the applications of end-tidal CO2. So what are the key takeaways? Safety first. So continuous capnography is essential for all intubated patients. Combined EtCO2 and minute ventilation for precise patient assessment. EtCO2 frequently replaces ABGs, so it leads to reduced blood sampling. And beyond numbers, the shape of the waveform is also important and it reveals critical patient physiological insights. So I hope this lecture is helpful and see you soon.